हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 11th का डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए डायमेंशनल एनालिसिस होता है क्या है, पहले हम समझ लेते हैं डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन, अच्छा आपने पहले बार ये जो टर्म डायमेंशन आपने छोटी क्लासेस में सीख रखा है, सुना हुआ है आपने। मेंसुरेशन सुना होगा आपने। मेंसुरेशन में आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायमेंशंस आर दिस एंड दिस। आपने छोटी क्लासेस में ये सीखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि एक स्क्वायर का एरिया या फिर एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके डायमेंशंस गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? डायमेंशंस। तो वहां पे आप उस चीज का मतलब ये निकालते थे कि इसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है, ठीक है ना। तो डायमेंशंस एक्चुअली क्या होते हैं? डायमेंशंस होते हैं कि कोई मेजरमेंट आपको करना है तो उसके लिए कौन कौन सी यूनिट्स रिक्वायर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो लेंथ को हम किस चीज में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। वेलोसिटी मेजर करना है या स्पीड मेजर करना है तो हम उसे मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। तो हमें मेजर करने के लिए यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो यूनिट्स कुछ और नहीं, वो एक्चुअली डायमेंशंस को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो देखो डायमेंशंस या फिर जो फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें पहले पढ़ेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो पहला टॉपिक हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको हम बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक क्वांटिटी। क्या कहते हैं? बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी का मतलब अगर हमें कोई मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट करने के लिए हमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज पता होनी चाहिए जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करें और उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं उसे मेजर करने का। फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लेते हैं ये मार्कर है, मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसके इस एंड पे स्केल का 0 मार्क लगाना पड़ेगा और यहां तक आते हुए देखना होगा कि कितना है, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, कितना है। तो इसका लेंथ मेजर करने के लिए या फिर इसका डायमेंशन मेजर करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ा? स्केल को मेजर करना पड़ा, स्केल को यूज करना पड़ा, सॉरी, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर इन क्वांटिटीज का यूज करते हैं किसी दूसरी क्वांटिटी को निकालने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्या होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज? आप बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है, जिनका यूज किया जाता है किसी दूसरी क्वांटिटी को निकालने के लिए, और जो दूसरी क्वांटिटी निकलती है उसको कहते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मुझे स्पीड निकालनी है, मुझे निकालनी है स्पीड। अब स्पीड निकालने का तरीका क्या है? अगर मेरे पास डिस्टेंस है, अगर मेरे पास डिस्टेंस है और टाइम है तो मैं क्या निकाल सकता हूं? स्पीड निकाल सकता हूं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हमें मिलता है स्पीड, और स्पीड क्या हो गया है? स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव किया है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम डिराइव क्वांटिटी कहेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होंगी? बेसिक क्वांटिटीज जिनका हम यूज करेंगे डिराइव क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए कितने प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हम पढ़ते हैं वो 7 तरीके की पढ़ते हैं। कितने तरीके की पढ़ते हैं? 7 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 तरीके की पढ़ते हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है लेंथ, ठीक है, लेंथ।
दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टाइम, फिर है टेम्परेचर, फिर है करंट या इलेक्ट्रिक करंट, अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये 7 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो आपने 11th क्लास में या फिर फर्दर क्लासेस में जो भी क्वांटिटी पढ़नी है उनको इनके बेसिस पे ही डिराइव किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी के सारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, दो और होती हैं, एक होता है, इन्हें सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी। जैसे एक होता है आपका प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, एक प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ये क्या है, ये दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं और ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ही हैं, ये सिर्फ एंगल के फॉर्म में है। ठीक है, प्लेन एंगल क्या होता है, आपके पास दो लाइंस गिवन है, दो लाइंस के बीच में जितना एंगल है वो प्लेन एंगल कहलाया। सॉलिड एंगल क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, तरबूज का पार्ट मान लेते हैं। इस तरबूज के पार्ट में से, ये तरबूज में से हमने क्या किया, इतना पार्ट कट करके निकाल दिया। ठीक है, तो जो तरबूज आप कट करके निकालोगे, जितना पार्ट आप निकाल लोगे, उसके बाद अंदर जो पार्ट आपको दिखाई देगा उस पर जितना एंगल होगा उसको हम सॉलिड एंगल करेंगे। अच्छा, एक और तरीके से समझ सकते हैं, मान लेते हैं मेरा ये हाथ है, मैंने इस हाथ पे क्या किया, इन सभी फिंगर्स पे एक थ्रेड बांध दिया और इन सारे थ्रेड को इस तरीके से खींचा और यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ पे इस जगह पे जो एंगल बनेगा, इन थ्रेड की वजह से इस जगह पे जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटी निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। derived quantities, derived quantities। ठीक है, अब देखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। अभी जैसा कि अभी डिस्कशन किया था, डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू डिराइव किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको स्पीड का। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कौन है, स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर मुझे स्पीड चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले डिस्टेंस को मेजर करूंगा, टाइम को मेजर करूंगा। क्या करूंगा, डिस्टेंस को मेजर करूंगा और टाइम को मेजर करूंगा। डिस्टेंस और टाइम मेजर करके यहाँ पे पुट कर देंगे और क्या हो जाएगा, हमें स्पीड मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कैसी क्वांटिटी है, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों है डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए, इसको निकालने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी। ठीक है,
तो ये हमारी है डिराइव क्वांटिटीज, और बहुत प्रकार की डिराइव क्वांटिटीज होती हैं, काफ़ी होती हैं। ये डायमेंशनल एनालिसिस के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या है डायमेंशनल एनालिसिस। क्या है डायमेंशनल एनालिसिस? क्या है डायमेंशनल एनालिसिस? देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस में हम किसी भी फॉर्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। आपके 11th की क्लासेस में एम, एल और टी के फॉर्म में मिलेगा, और अगर आप आगे की क्लासेस पढ़ते भी हैं, अगर 11th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, उसके आगे की क्लासेस जो भी पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन 11th क्लास में सिर्फ यहाँ तक, और ज्यादा से ज्यादा एक टेम्परेचर भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखो क्या है, अब किसी भी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी हो चाहे डिराइव्ड क्वांटिटी हो, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट और एम, एल और टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इनकी कुछ पावर भी होगी। पावर डिपेंड करेगी कि आप कौन सी क्वांटिटी के बारे में लिख रहे हो, उसके हिसाब से पावर को हम चेंज कर देंगे। ए, बी, सी, उसके हिसाब से हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अलग अलग क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे पहला है लेंथ। अच्छा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हम या तो इसे सिंपली L की पावर 1 लिख सकते हैं, या फिर अगर इसे हम MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो M की पावर कितना है 0, L की पावर कितना है 1, T की पावर कितना है 0। तो M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 0। ठीक है, ये भी क्या किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? ये लेंथ का है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, अगर एरिया है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बहुत आसान होता है। आपको सिंपली क्या करना होता है, किसी भी फॉर्मूले को तब तक तोड़ते हुए जाना है जब तक आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज ना मिल जाए। क्या कहने का मतलब है, जैसे मुझे एरिया निकालना है, एरिया किसी का भी, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या है, M 0, L और T 0, क्योंकि इसमें टाइम का टर्म नहीं। अब L के लिए देखो क्या करेंगे, ये क्या है? ये लेंथ है। ये क्या है? ब्रेथ है। ब्रेथ भी एक्चुअली क्या है? लेंथ ही है। ब्रेथ भी क्या है? एक्चुअली लेंथ ही है। आपने क्या किया, एक स्क्वायर ले लिया या रेक्टेंगल ले लिया, आपने क्या किया, लेंथ मेजर किया, ब्रेथ मेजर किया, तो ब्रेथ भी एक्चुअली क्या होता है, लेंथ ही होता है। तो टोटल लेंथ के कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, तो पावर कितनी आ जाएगी? 2। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? M0 L2 T0। दूसरा अगला है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो वही कि आप क्या करोगे, आप किसी भी फॉर्मूले को तोड़ो, तब तक तोड़ो जब तक आप फंडामेंटल क्वांटिटी तक नहीं पहुंच जाते। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? पहले तोड़ते हैं, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, MLT। अच्छा, लेंथ के टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, सॉरी मास के कितने टर्म्स हैं? इस पूरे फॉर्मूले में मास है ही नहीं, तो मास का 0। लेंथ कितना है? तीनों के तीनों लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये तीनों के तीनों लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेंथ कितनी है टोटल? 3। टाइम है क्या इसमें? इसमें टाइम नहीं गिवन है, इसमें पूरा में कहीं पे भी टाइम नहीं है, तो टाइम की पावर 0। ठीक है, M0 L3 T0, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किस चीज का? वॉल्यूम का। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हमें चाहिए मास का। किसका चाहिए? मास का। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला MLT। अच्छा, मास का टर्म्स कितने हैं? 1 है। लेंथ है ही नहीं इसमें, तो लेंथ का टर्म 0। टाइम भी नहीं है, टाइम का टर्म 0। ठीक है, नेक्स्ट है
डेंसिटी। नेक्स्ट क्या है? डेंसिटी। नेक्स्ट है हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे डेंसिटी का। तो सेम वही रूल अप्लाई करना है हमने, किसी फॉर्मूले को तब तक तोड़ना है जब तक क्या नहीं होगा, जब तक हम फंडामेंटल क्वांटिटीज तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक तोड़ेंगे हम। ओके, ठीक है। तो डेंसिटी का देखते हैं। तो डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अब मास को तोड़ सकते हैं क्या हम? मास को और नहीं तोड़ सकते। वॉल्यूम को तोड़ सकते हैं। हाँ जी, वॉल्यूम को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? वॉल्यूम को तोड़ सकते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट में तोड़ सकते हैं। अभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? मास का टर्म कितना है यहाँ पे? मास का टर्म 1 है। लेंथ के टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 और अपॉन में है इसलिए -3। टाइम का टर्म कितना है? टाइम है ही नहीं इसमें, तो t की वैल्यू 0। m1 l की पावर -3 t 0। ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अगला देखते हैं। स्पीड का निकालते हैं। ठीक है, पहले स्पीड का निकालेंगे फिर एक्सेलरेशन का निकालते हैं। स्पीड का, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? d/t ml। अच्छा, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस की लेंथ ही है, तो लेंथ की पावर 1। टाइम, टाइम है कितनी है? पावर 1 है, लेकिन अपॉन में है इसलिए -1। मास का टर्म है ही नहीं इसमें इसलिए 0। तो L t -1 ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। वेलोसिटी का भी सेम यही होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का देखते हैं। एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, अब इन दोनों टर्म्स में से कोई ऐसा टर्म है जिसको हम और तोड़ सकते हैं? हाँ जी, तोड़ सकते हैं। किसको तोड़ेंगे हम? वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक पहले से था टाइम का टर्म। अब देखो क्या है, यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं ये सारे के सारे फंडामेंटल है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लेंथ है, मतलब डिस्टेंस क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ही होता है, और साथ में टाइम है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल गई हमें। अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। मास का टर्म है ही नहीं इसमें इसलिए इसका पावर 0। लेंथ का टर्म है, हाँ जी है, कितना है? 1 है। तो टाइम कितना है? टाइम अपॉन में है ना? टाइम कितना है? अपॉन में है, और कितने हैं? 2 है, इसलिए -2। ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्स का। फोर्स का, अच्छा, फोर्स को भी तोड़ते हैं। कब तक तोड़ेंगे? जब तक हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज ना मिल जाए हम तब तक तोड़ते रहेंगे। फोर्स को तोड़ना है तो फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। अच्छा, मास को तोड़ सकते हैं और मास को नहीं तोड़ सकते। एक्सेलरेशन को तोड़ सकते हैं, हाँ जी, एक्सेलरेशन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मास कैसे रहेगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वैसे तो हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन ऊपर से यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनकेस अगर आपके पास ये नहीं होता तब आप क्या करते हैं? तब आप इसको तोड़ते जब तक तोड़ते जाते हैं एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से था। कितना हो जाएगा? मास ml। मास के टर्म्स कितने हैं? 1 है। डिस्टेंस का टर्म कितना है? 1 है। या लेंथ का टर्म कितना है? 1। टाइम का टर्म कितने? टाइम का टर्म 2। कितना है टाइम का टर्म? 2 है, और अपॉन में है इसलिए -2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्क का निकालना है। किसका निकालना है? वर्क का।
वर्क का निकालना है, ठीक है। तो वर्क को भी हम तोड़ेंगे कब तक, जब तक हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज ना मिल जाए तब तक हम तोड़ेंगे। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या डी लिखना चाह रहे हैं तो डी लिख लीजिए, एस लिखना चाह रहे हैं एस लिख लीजिए, ठीक है। अभी हमारे पास ऊपर गिवन था, तो अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं फोर्स की जगह तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको यूज नहीं करना चाह रहे हो तो आप दोबारा से करो, इसको तोड़ो। इन दोनों में से किसको तोड़ सकते हैं, फोर्स को तोड़ सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन को तोड़ देते हैं, मास को तो नहीं तोड़ सकते, एक्सेलरेशन को तोड़ सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डी। अच्छा, इनमें से और किसको तोड़ सकते हैं, मास को नहीं तोड़ सकते क्योंकि फंडामेंटल है, वेलोसिटी को तोड़ सकते हैं, टाइम को नहीं तोड़ सकते, डिस्प्लेसमेंट को नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। तो वेलोसिटी को हम तोड़ देते हैं, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डी बाई, पहले से था एक टी और एक बाद में आ गया टी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से था इनटू डी। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, एम एल और टी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिखना है, एम एल और टी के फॉर्म में। मास कितना है, एक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये लेंथ कितना है, 2 है, टाइम कितना है, 2 है, और अपॉन में है इसलिए -2, ठीक है। ये हो गया वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी हमें चाहिए पावर का, किसका चाहिए, पावर का। तो पावर का कैसे मिलेगा, पावर का हो जाएगा, पावर, पावर का होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को मैं ऐसे मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूं। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m1 l2 t -2 अपॉन टाइम है, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला, ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो m की टोटल पावर कितनी है, 1, l की टोटल पावर कितनी है, 2, टाइम की टोटल पावर कितनी है, -2 ये है, और एक नीचे है, तो टोटल पावर हो जाएगी -3। ये हो गया पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से हम बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके डिराइव क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ साथ में अगर आप फर्दर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें भी बहुत काम आएगा वो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।